हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर के। मैंने एक 12 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको एक अच्छा अंदाजा आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस राइट एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के डायमेंशंस किसको है, राइट। अब सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल ऐसे डिनोट करते हैं, वो होता है एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल, एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। एरिया में दो एल आते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल 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 स्क्वायर डायमेंशन के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर हो गया, कोई भी एरिया हो गया उसमें एल स्क्वायर तो आएगा ही और कुछ कांस्टेंट आएगा। रेडियस भी एल स्क्वायर, यानी एंगल डायमेंशन लेस होते हैं, सॉलिड एंगल हो या नॉर्मल एंगल हो। अभी इसमें से कौन डायमेंशन लेस है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन आप जब सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशन के हिसाब से दोनों लेंथ 1। एंगल, एंगल हमको पता है, एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फिर से दोनों एल हो गए, तो इसका ऑप्शन 1 आना चाहिए। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया पर। तो फोर्स का क्या आएगा? एम ए, राइट। एरिया, ए एक्सेलरेशन है तो m1 ए क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया आएगा एल स्क्वायर। तो ये डायमेंशन लेस तो नहीं हो रहा है, राइट। इसका फाइनली कैसे आएगा? m1 l माइनस 1 t माइनस 2, तो नहीं, स्ट्रेस डायमेंशनलेस नहीं है, एंगल डायमेंशनलेस है, लेकिन दोनों पूछा है। स्ट्रेन एंड आर्क, स्ट्रेन भले डायमेंशनलेस है लेकिन लेंथ, आर्क तो लेंथ है, तो ये भी नहीं। एंगुलर स्पीड क्या आएगा? एंगुलर स्पीड, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ठीक है, ये आपका डायमेंशनलेस है लेकिन इसका तो डायमेंशन है ना टाइम का, तो ये भी नहीं। और स्ट्रेस तो हम देख चुके हैं, नहीं है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। In vernier calipers, n plus divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale. ठीक है, if 1 MSD represents 0.1 mm, the vernier constant is। वर्नियर कांस्टेंट को आप लीस्ट काउंट भी बोलते हो, लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये जो है आपका, दिस इज नथिंग बट लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर हमको ढूंढना है, राइट। हमको दिया क्या है? n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। मान लो ईच वर्नियर डिवीजन का साइज v है, राइट। तो n+1 इंटू v टोटल लेंथ, राइट, दैट कोइंसाइड्स विथ n ऑफ मेन स्केल। मान लो ईच मेन स्केल डिवीजन का साइज m है, तो ये इक्वल होंगे, लेंथ तो सेम ही होगी ना, राइट। राइट, ये मेन स्केल है, पकड़ लो, मान लो इसके इतने डिविजन्स है, और ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसके मान लो ज्यादा डिविजन्स है कुछ, राइट। अब इन दो, ये वाला लेंथ तो सेम ही है, कोइंसाइड अगर हो रहा है तो ये और ये कोइंसाइड है, तो ये लेंथ तो एक ही है। मेन स्केल के हिसाब से अगर आप देखो तो n डिविजन्स है, तो n इंटू ईच का साइज, n इंटू एम, राइट, ईच का साइज v इंटू n+1 सेम ही आने वाला है। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? ये ईच मेन स्केल का जो साइज है और ईच वर्नियर स्केल का जो साइज है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये वाला, ये होता है लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल का, ईच मेन स्केल डिवीजन का साइज माइनस ईच वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज, ठीक है। तो चलो इसको अभी हमको कोई तो एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। हम v को एलिमिनेट करेंगे, तो nm अपॉन n+1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अभी मैं इसको m माइनस nm अपॉन n+1 ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो m अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज n+1 माइनस n अपॉन n+1 विच इज m इंटू, ये माइनस माइनस चला गया, 1 अपॉन n+1, ठीक है। अभी इफ 1 MSD
रिप्रेजेंट 0.1 mm। तो ये 0.1 mm क्या है? साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट? करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट 0.1 mm ईच का डिवीजन इनटू 1/n+1। अभी देखो हमको पूछा क्या है, वर्नियर कांस्टेंट इन cm, cm, राइट? तो cm में अगर लिखना है इसको तो कैसे होगा? ये देखो, इसको 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो mm। इसको जब cm करोगे तो एक cm में 10 mm आते हैं, तो ये 1/100 cm हो जाएगा। cm छोटा होगा, राइट? कम cm आएंगे उतनी जगह पे, तो 1/100 इंटू n+1। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सेकंड वाला। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। A force defined by F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at given time t। ठीक है, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constants, right? अल्फा एंड बीटा अगर कांस्टेंट पकड़े जाए तो इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस है, राइट? फोर्स इज डिफाइंड एज दिस, राइट? द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है कि ऑप्शन 2 डायमेंशनलेस है कि 3 है कि 4 है, ऐसे करना है हमको। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये फोर्स का डायमेंशन अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हम यहाँ पे अभी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। कंसिस्टेंट अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो फोर्स का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। आप सेम डायमेंशन ही ऐड कर सकते हो। अगर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी को ऐड किया है, मतलब अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन और बीटा टी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट? और ये होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन। सारे टर्म्स, एलएचएस हो, एडिशंस हो, सारे टर्म्स का डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, बस इसी को यूज करके हमको आंसर निकालना है, राइट? तो ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, राइट? तो फोर्स का क्या है, ma, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशन हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन, और टी स्क्वायर यानी t⁻², यानी अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा मेरा, सिंपल है, ये 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय हो जाएगा, और डिवाइड चलो करते हैं, ये mlt-2 और ये डिवाइड बाय 2, ऊपर गया -2, यानी ये mlt-4, ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। सिमिलरली बीटा का डायमेंशन क्या होगा, ये, राइट? फोर्स का डायमेंशन m इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बीटा का डायमेंशन और टाइम 1। तो सिमिलरली बीटा का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा, ये t-1 इधर आ जाएगा, तो mlt-3। अब देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। बीटा टी बाय अल्फा, राइट? बीटा ये है, तो बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा अगर करते हैं, तो आप बीटा को टी से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो mlt-2 हो जाएगा, -3 इंटू 1t। और अल्फा अगर आप करोगे, राइट, तो अल्फा है मेरा mlt-4। क्या ये डायमेंशन लेस हो रहा है, सब कुछ कट हो रहा है? नहीं, तो ये नहीं है। अल्फा टी अपॉन बीटा, ये अल्फा है, राइट? ये अपना अल्फा है, तो इसको अगर t से मल्टीप्लाई किया तो mlt-4 + 1 -3 हो जाएगा, राइट? अल्फा टी ये हो जाएगा अपॉन बीटा का mlt-3। हाँ, ये हो गया, सब कुछ कट हो गया, तो इसका आंसर बी वाला है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ, एरिया किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जिसकी लेंथ 55.3 है एंड ब्रेथ जो दी है वो 25 मीटर दी है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में एरिया की वैल्यू क्या है?
एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो क्या होगा, राइट। अगर एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लीकेशन करोगे। मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल है, मल्टीप्लीकेशन जब करते हो आप तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है जिस फील्ड का है वो वाले सिग्निफिकेंट फिगर आप रिजल्ट में लिखोगे। तो एरिया में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे जितने इन दोनों में से कम वाला है। तो लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। ब्रेथ में कितने हैं, 2। कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 ब्रेथ के। तो एरिया में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, एरिया के सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ जाएंगे, राइट। किस में 2 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 है, ये। इसमें तो 4 है। कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, करके देखो आप। लेकिन फाइनली आप तो राउंड ऑफ करते वक्त यही बोलोगे ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो यही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो ये वाला करते हैं, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको कुछ क्वांटिटी दी है, लिस्ट टू में आपको उसके डायमेंशन दिए हैं और आपको मैच द पेयर करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये होता है दो मासेस का प्रोडक्ट और उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी डायमेंशन के हिसाब से ये क्या होगा, जी का डायमेंशन होगा फोर्स का डायमेंशन, रेडियस का आएगा एल स्क्वायर और इसका आएगा एम स्क्वायर। m1 हो m2 हो, दोनों मेरे लिए m ही है। तो g का डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स का है अपने पास एम एल टी माइनस 2। आपको प्रैक्टिस के बाद फोर्स का ना ऐसे याद ही हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, राइट। तो ये आ गया आपका m, इधर एक है इधर 2 है तो -1 आएगा, एल क्यूब हो गया, इधर का 1 और इधर के 2, और t -2 का -2। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, आपका g का। किधर दिख रहा है, ये मेरे को इधर दिख रहा है। तो 1 जो है वो 2 को मैच कर रहा है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वही डायमेंशन रहेगा जो कोई भी एनर्जी का डायमेंशन रहेगा। कोई भी एनर्जी का डायमेंशन कितना रहेगा, कोई भी वर्क डन का। वर्क डन का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, देखो फोर्स का एम एल, ये इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, ये 1 एल 2 एल हो जाएगा, राइट। तो ये वाला, ये वाला पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, राइट। पोटेंशियल आपका सिंपल ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है आपका, राइट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो आपको, पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल जो होगा जिसको जनरली वी लिखते हैं, पोटेंशियल को वी लिखते हैं। तो पोटेंशियल जो होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी बाय मास होगा। तो आप इसको इसको एक मास से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 को m से डिवाइड कर दो तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 बचेगा। तो ये वाला, राइट, ठीक है। इतना काफी है, काफी है। ए का 4, बाय द वे 1 से ही हो जाता था अपना काम। बी का 2, ठीक है। सी का 1, डी का 4, राइट, और डी का 3। ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, नया वर्ड अगर लग रहा है तो डायमेंशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। जी को उन्होंने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोला है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव both units and dimensions, units but no dimension, dimension but no units, right, no units and no dimension, ठीक है। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का क्या होता है, हमको पता है, हमने राइट देखा है। प्लेन एंगल जो है थीटा, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क,
अगर आप एक सर्कल पकड़ते हो तो सेंटर में जो एंगल सबटेंड होगा वो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा डिवाइडेड बाय रेडियस, ऐसे होता है। ये भी एल, ए भी एल, तो ये होता है डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल कैसे देते हैं हम? एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल, राइट, एरिया इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल डिवाइडेड बाय, राइट, रेडियस का स्क्वायर। अगर आप एक आधा स्पीयर पकड़ लेते हो, राइट, स्पेरिकल सरफेस, और ऐसा कुछ तो एक एरिया पकड़ लेते हो, और ये एरिया ऐसा एक, तो ये जो सॉलिड एंगल है, राइट, ये जो एरिया उसने इंटरसेप्टेड किया ये, और ये जो रेडियस है ये, तो ऐसा एरिया इंटरसेप्टेड अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो फिर से अपने लिए एरिया में एल स्क्वायर आएगा, कोई भी एरिया ले लो, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड 2l है, सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट, 2l है, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, स्पीयर ले लो 4 पाई r स्क्वायर, राइट, कोई भी एरिया ले लो आप, उसमें एल स्क्वायर आता है, रेडियस का भी एल स्क्वायर आता है, फिर से डायमेंशन लेस। तो ये दोनों डायमेंशन लेस है, दोनों डायमेंशंस लेस है। सो नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, राइट। इनको यूनिट्स है, हाँ है ना, इसका यूनिट रेडियन है ना, ऐसा यूनिट, इसका स्टेरेडियन है, तो यूनिट्स तो है, यूनिट्स है, डायमेंशंस नहीं है, यूनिट्स है, डायमेंशंस नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है एल होता है, राइट। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर वैक्यूम की बात कर रहे हो, परमिएबिलिटी म्यू नॉट होगा, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या, कौन सा फॉर्मूले से मिलेगा आपको? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस एल डी फाई बाई डी टी, राइट, ऐसे कुछ मिलेगा आपको। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू क्या होगा? म्यू नॉट आप किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर म्यू नॉट जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ निकालना ही है हमको। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, डायमेंशन के लिए Q स्क्वायर काफी है, और डी स्क्वायर, राइट। ये Q1 Q2 होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। मैं यहाँ पे चलो Q1 Q डायमेंशन के लिए Q1 Q2 एक ही है, राइट, तो फिर भी लिख देते हैं फॉर्मूला, राइट। फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इजी से शुरू करते हैं, मैं इससे शुरू करता हूँ, परमिटिविटी से, राइट। तो 4 पाई एप्सिलॉन का नॉट का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? अब ये इसको इधर लेके गया मैं, और इसको इधर लेके आता हूँ, तो Q का डायमेंशन जो है उसका स्क्वायर, राइट, Q1 Q2 दोनों Q है मेरे लिए, और F का F नीचे आ गया, और D का है L स्क्वायर, राइट, D इज डिस्टेंस। Q क्या है? एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, राइट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया मैंने। F क्या आता है? एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये L स्क्वायर। तो मेरा एप्सिलॉन नॉट का जो आएगा, देखो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो दिस विल बी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सेम। तो ये आ जाएगा m माइनस 1, ठीक है, और ये L क्यूब, तो L माइनस 3, और a का स्क्वायर T4 आ जाएगा, राइट, T4 आ जाएगा, और a स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या ये हमको चाहिए वो है? नहीं, तो ये तो अपना आंसर में नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगा? अभी ये नेक्स्ट इजी ये है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी सिंपल 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आता है? मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन एम लिख लूँ, इसका डायमेंशन क्या है मेरा एप्सिलॉन नॉट का? m माइनस 1, यहाँ से लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ से m माइनस 1 L माइनस 3 T4 a का स्क्वायर, राइट, इनटू वेलोसिटी का क्या है?
एल का स्क्वायर टी रेस टू पावर -2। कितना आएगा ये m ऊपर गया तो m 1 हो जाएगा, l कितना है -3 और 2 -1, ऊपर जाके हो गया 1, राइट। और t4 4 और -2 बचे 2, ऊपर जाके हो गए -2, और ये a का स्क्वायर ऊपर जाके हो गया -2। क्या मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है। तो ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन। अभी ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट इन नीट, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको देखना है तो देख सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, राइट। ए तो सीधा है एरिया एल स्क्वायर, बी को कैसे निकालोगे? बी का देखो, बी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो बी का डायमेंशन आएगा एफ का डायमेंशन अपॉन क्यू का डायमेंशन अपॉन v का डायमेंशन। एक बार b मिल गया तो b इस डायमेंशन को l स्क्वायर कर दो एरिया का, तो आपको फाई का मिल जाएगा, राइट। एक बार आपको फाई का मिल गया तो आप इसका भी निकाल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस का। l का डायमेंशन d फाई का डायमेंशन, फाई का डायमेंशन एक ही होगा, dt टाइम का डायमेंशन होगा। अच्छा, ईएमएफ का डायमेंशन क्या होगा? लाइक वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का डायमेंशन अपॉन चार्ज का, ऐसे करके कर सकते हो आप। ठीक है, अभी बाकी करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमको मिल गया, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, चलो इसको करते हैं। A screw gauge gives following readings when used to measure the diameter of wire. Main scale reading 0 है, 0 mm. Circular scale 52 division, 52 division, right? Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on circular scale, the diameter of wire from above data कितना है? देखो, मेन स्केल रीडिंग 0 है, तो 0 है mm प्लस 52 सर्क्यूलर है, तो 52 डिवीजन इनटू इसका जो लिस्ट काउंट है वो ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब लिस्ट काउंट क्या है? इसका जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्क्यूलर स्केल, डिविजन्स ऑन सर्क्यूलर स्केल, राइट। यानी पिच क्या है? एक पूरा राउंड सर्कुलर डिवीजन का घूमने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होगा स्क्रू से, दैट इज पिच। तो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली दे के रखा है, राइट, पिच दे के ही रखा है 1 mm, क्योंकि 1 mm जब वो जाता है मेन स्केल पे हॉरिजॉन्टली तब 100 डिविजन्स होते हैं, तो वही है 100, राइट। तो 1 mm अपॉन 100 क्या होगा? 0.01 mm। ये हो गया मेरा लिस्ट काउंट। तो मेरी रीडिंग क्या होगी? डायमीटर क्या होगा? रीडिंग क्या चीज़ कर रहे हैं हम? डायमीटर क्या होगा? मेरा डायमीटर होगा 0 mm प्लस 52 इंटू 0.01 mm, यानी ये मेरा 0.52 mm आ रहा है। देखो mm, गलती से ये क्लिक मत कर देना, इन्होंने यहाँ पे सीएम में पूछा है, ऑप्शन सीएम में है, राइट। तो इसको सीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक 0 डालना पड़ेगा, तब जाके ये सीएम बनेगा। तो गलती से 1 क्लिक मत कर देना, ठीक है। चलो ये देखते हैं। If force, acceleration and time are chosen as fundamental physical quantities, then dimension of energy will be, ठीक है। तो देखो, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो फोर्स का कुछ तो डायमेंशन रहेगा, एक्सेलरेशन का कुछ तो डायमेंशन रहेगा, क्योंकि ये क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है, ये दिस आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एनर्जी में फोर्स का कितना डायमेंशन है पता नहीं, तो ए लिख दूंगा। एक्सेलरेशन का कितना है पता नहीं, तो बी लिख दूंगा। टाइम का कितना है पता नहीं, तो सी लिख दूंगा, ठीक है। अभी सबको एमएलटी में लाके पावर्स कंपेयर करके इक्वेशंस बना के सॉल्व करने हैं। तो एनर्जी में कितना है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन इज एनर्जी, फोर्स, राइट, मीटर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसमें और एक एल डाल दो, ऐसा आ जाता है। थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ, राइट। फोर्स एम एल टी माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बी
ये ए, टाइम तो खैर टाइम है, टाइम का कुछ नहीं कर सकते, सी, राइट। तो अभी इसमें एम का कितना है, ए, और कहीं पे कुछ नहीं है तो एम ए। एल कितना है, यहाँ पे एक, तो ए, और यहाँ पे एक, बी, राइट, और यहाँ पे है ही नहीं, तो टी का क्या सिचुएशन है, यहाँ पे -2a, यहाँ पे -2b, और यहाँ पे c। अब पावर्स कंपेयर करेंगे, तो m का एक पावर है, a यहाँ पे सिर्फ a है, तो a इक्वल टू 1, तो ऐसे ही निकल गया, राइट। तो f का डायमेंशन एक आएगा, राइट, चारों ऑप्शन में एक है, तो और मेहनत करनी है। तो l का डायमेंशन a प्लस बी जो है वो 2 है, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a 1 है प्लस b 2 है, तो b भी 1 है, राइट। तो एक्सेलरेशन का भी एक है, तो पहले तीनों ऑप्शन में एक्सेलरेशन का एक है, यानी मेहनत करानी है पूरी, है ना। -2a -2b प्लस सी, ये क्या आएगा -2, राइट। -2a यानी -2, -2b यानी -2, क्योंकि a और b 1 है, प्लस c इक्वल टू -2, एक -2 गया, तो c इक्वल टू 2, यानी टाइम का 2 है, तो इसका f का एक है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, f का एक है, ये वाला ऑप्शन 2, है ना। चलो ये देखते हैं, इफ e g respectively denote energy and gravitational constant then e by g has dimensions of, ठीक है, तो सिंपल है। तो e by g का जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशंस ऑफ e अपॉन डायमेंशंस ऑफ g, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ ई हमको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन, एनर्जी, तो ml2t-2, ये एनर्जी का आया। जी का डायमेंशंस क्या आएगा, जी के लिए क्या करोगे आप, एस इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, तो जी का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन m1 m2 यानी डायमेंशन ऑफ मास का स्क्वायर, राइट। तो डायमेंशन ये आएगा mlt-2 एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका m⁻⁻1 एल क्यूब t⁻⁻2, ऐसे कुछ तो आएगा जी का, है ना। हाँ, तो m⁻⁻1 एल क्यूब t⁻⁻2, तो t⁻⁻2 कट हो रहा है, ये 1, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो m2 आ जाएगा, l-1 आ जाएगा, राइट, ऐसे कुछ तो आना चाहिए। तो m और t0, राइट, m2 l-1 t0, पहला वाला ऑप्शन है ना, पहला वाला ऑप्शन। चलो ये देखते हैं, taking into account significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099, ठीक है। अभी हम माइनस कर रहे हैं, तो रूल क्या है, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, प्लस और माइनस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखने हैं आपको, किस में है उतने। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सी क्वांटिटी में है, ये वाले क्वांटिटी में 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आपका आंसर होना चाहिए, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल प्लेसेस ऑप्शन 3 में है ना। अगर कैलकुलेशन कर भी लेते हो आप तो भी वही आएगा, राइट। 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया 0 आपका, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखोगे तो 9.98 राउंड ऑफ करके वही आ रहा है ऑप्शन 3। चलो ये देखते हैं, अ स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, ठीक है, तो मुझे लिस्ट काउंट दिया है 0.01 mm and there are 50 division in its circular scale, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स
ऑन सर्क्यूलर स्केल, राइट। सो ये पिच जो कि ढूंढनी है 50 डिवीजन, तो पिच जो आएगी आपकी वो आएगी 0.5 mm, ठीक है। ऑप्शन 4। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।